ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई संकल्प नहीं होता। अपने हौसलों को कभी यह मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानियों को यह बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ मैं मूलचंद प्रजापति आपका इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास विषय को लेकर। अपना जो दूसरा सेशन चल रहा है उसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति विषय को लेकर चल रहा है, और जो एक और सेशन चल रहा है जिसमें राजस्थान का भूगोल विषय को लेकर अपना सेशन चल रहा है। तीनों ही सब्जेक्ट राजस्थान के संदर्भ में आपके चल रहे हैं। और नज़दीक भविष्य में अगर बात करूं तो आपके जो एग्ज़ाम है पटवार का, राजस्थान एसआई का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, तो इन सभी एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट रहेंगे। और मैं यूं कहूँ रीट फर्स्ट ग्रेड यानी कि राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम, लगभग नहीं सारे एग्जाम जहां पर भी राजस्थान जीके आता है उसके लिए ये क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। जहां तक बात है भाई टेक्नोलॉजी की, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी की कुछ कमी हो, लेकिन अगर बात आए गुणवत्ता की तो गुणवत्ता में कदापि कहीं पर भी कोई समझौता नहीं होगा। आपके हमेशा हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे भी, और आपके लिए आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हम गुणवत्ता में कभी समझौता भी नहीं कर सकते। आपको अति उत्तम गुणवत्ता देने की हमारा जो सर्वप्रथम प्रयास है वो यही रहेगा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आपको क्या मैटर प्रोवाइड करवाया जाए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से क्या हो, अति महत्वपूर्ण हो। तो आज अपन बात कर रहे हैं इस राजस्थान के इतिहास विषय में, और राजस्थान के इतिहास विषय की मैं बात करूं तो यहाँ अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान का प्राचीनतम इतिहास। और राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास में अपन ने राजस्थान के प्रमुख जो शिलालेख है, स्तंभ लेख है, अभिलेख है, हाँ, या फिर और भी जितने भी लेख हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया। और अपन बात करूँ मैं राजस्थान के प्रमुख जो सिक्के हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। और अपना अभी टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। और राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की बात करूं तो यहाँ अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता अपन लास्ट क्लास में क्या कर चुके हैं भाई, कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अगली एक सभ्यता के बारे में, राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लेना राजस्थान के, हमें राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। और इन पुरातात्विक स्थलों की बात करूं तो यहाँ अपना जो कालीबंगा जो सभ्यता है उसके बारे में अपन ने कंप्लीटली जानकारी इकट्ठी कर ली है। अभी अपन बात करेंगे जो अगली सभ्यता है अपनी पीलीबंगा, यानी कि पहले मैं यहीं की ओर बात कर लेता हूँ, हनुमानगढ़ की बात कर लेता हूँ, फिर हनुमानगढ़ के आसपास से आगे बढ़ते हुए अपन कहाँ चलेंगे, आहड़ सभ्यता की ओर बात करेंगे भाई। अभी बात करूँ इस पीलीबंगा सभ्यता की, तो ये पीलीबंगा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है राजस्थान में, तो ये प्राप्त होती है अपने जिला पड़ता है एक हनुमानगढ़, और इस हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में कौन सी सभ्यता प्राप्त होती है, तो यहाँ से सभ्यता क्या प्राप्त हुई, पीलीबंगा सभ्यता। अब मैं बात करूं भाई ये जो पीलीबंगा सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे। अब कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे से ये सभ्यता प्राप्त होती है। और घग्गर नदी या अपन इसको यूं कह सकता हूं भाई मर्त नदी, या फिर नाली नदी, या फिर नट नदी, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं क्या द्वेषवती नदी, या फिर इसी को अपन सरस्वती नदी के नाम से भी जाने सकते हैं। और ये चीजें मैंने आपको इस घग्गर नदी के उपनामों की बात करूं तो जब कालीबंगा सभ्यता अपन ने अध्ययन की थी तो वहां पर मैंने इस नदी के सारे उपनामों के बारे में क्या कर रखी है, अच्छे से चर्चा कर रखी है। और ये जो नदी है इस नदी का उद्गम होता है कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ियों से। और शिवालिक की पहाड़ियाँ तो कहाँ पड़ती है, तो शिवालिक तो जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय में, और हिमालय में अगर बात करूँ कहाँ पर है, जहाँ कालका की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ तक अपन ने कंप्लीटली बात कर ली है, घग्गर नदी तक है। अब बात करूँ आगे की ओर भाई, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का अपन बात करूँ भाई शाब्दिक अर्थ क्या है, इस पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इस शाब्दिक अर्थ में अगर बात करूं तो इसका शाब्दिक अर्थ है पीले रंग की चूड़ियां। हाँ भाई क्या है, पीले रंग की चूड़ियां, पीले रंग की चूड़ियां।
यहां तक अपन बात करूं भाई, यहां तक मैटर क्या होता है, लगभग पीलीबंगा सभ्यता से आज तक जो क्वेश्चन पुटअप हुए वो यहीं से होते हैं। लेकिन है कुछ एक जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो है जैसे पीलीबंगा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष को लेकर है अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है पीलीबंगा में, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में किसी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो यहीं से होगा। 2-4 जो अवशेष यहाँ से मुख्य रूप से आपको याद रखना है, उन्हीं अवशेषों में क्वेश्चन बन सकता है। आप देख लो, नंबर 1 अवशेष की बात करूं भाई, यहाँ अवशेष कौन कौन सा प्राप्त हुआ है। तो यहां से जो सर्वप्रथम अवशेष की बात करूं तो यहां जो सबसे पहला अवशेष है वो आपको ये याद रखना है, यहां से एक मिट्टी का मटका प्राप्त हुआ। क्या हुआ, यहां से एक मिट्टी का मटका प्राप्त हुआ है, जिसे अब मिट्टी का एक मटका प्राप्त हुआ है, जिसे मैं यूं कहूं भाई इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बुट्टो कहा गया, जिसे बुट्टो कहा गया, जिसे इतिहासकारों ने क्या कहा, बुट्टो कहा, जिसे बुट्टो कहा गया है, जिसे बुट्टो कहा गया। एक तो महत्वपूर्ण यहाँ से साक्ष्य क्या हो गया भाई, यहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्यों में सबसे पहला जो साक्ष्य है, यहाँ से एक मिट्टी का मटका प्राप्त हुआ है जिसको क्या कहा गया, बुट्टो कहा गया। अब नंबर 2 यहाँ से एक और साक्ष्य आप याद रखना, यहाँ से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त। हाँ भाई, क्या यहाँ से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त, यहाँ से मंदिर का साक्ष्य प्राप्त, मंदिर का साक्ष्य प्राप्त। अब ये जो यहाँ से मंदिर का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ भाई, यहाँ से एक मंदिर मिला है। अब कुछ इतिहासकार इस मंदिर को लेकर अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे यहाँ बात करूं, वो राजस्थान का जो महत्वपूर्ण इतिहासकार है अपने गोपीनाथ शर्मा जी, वो कहते हैं कि संभवतः ये जो मंदिर है ये रामदेव जी का क्या है, मंदिर है। हाँ भाई, किसका मंदिर बताते हैं, रामदेव जी का मंदिर बताते हैं। आगे बात करूं भाई, यहाँ पर जो मंदिर है इसको किसका मंदिर बताया गया है, मुख्यतः जो इतिहासकार है वो इनको रामदेव जी का मंदिर कहते हैं। हाँ भाई, रामदेव जी मंदिर। और एक और साक्ष्य याद रख लेना, एक साक्ष्य और क्या महत्वपूर्ण साक्ष्यों में पीपल वृक्ष के साक्ष्य। हमें कौन से, पीपल वृक्ष के साक्ष्य, यहाँ से एक वृक्ष के साक्ष्य मिले हैं। और वो कौन से वृक्ष के साक्ष्य मिले, तो यहाँ से पीपल वृक्ष के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे की ओर बात करते हैं अगली सभ्यता के बारे में। हमें अगली जो महत्वपूर्ण अपन सभ्यता बात करेंगे उस सभ्यता की बात करेंगे रंगमहल सभ्यता की। हमें कौन सी सभ्यता की बात करेंगे, रंगमहल सभ्यता की अपन बात करेंगे, क्योंकि अपनी कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता है, यहाँ तक अपनी बातें क्या हो चुकी है, कंप्लीटली अपन ने बातें कर ली है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नई सभ्यता के बारे में। जो नई सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है अपनी कौन सी, रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल सभ्यता तो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो रंगमहल सभ्यता तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला से क्या है, बिलोंग करती है भाई। हाँ, सभ्यता का नाम है रंगमहल सभ्यता। क्या नाम है, रंगमहल सभ्यता। अब इस रंगमहल सभ्यता की मैं बात करूं तो रंगमहल जो सभ्यता है, रंगमहल तो पड़ता है कहां पर है, रंगमहल नामक स्थान पड़ता है, जिला लगता है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। हमें कौन सा जिला लगता है, राजस्थान का जिला हनुमानगढ़ है। और इस जिला हनुमानगढ़ से एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है क्या, रंगमहल सभ्यता। अब ये जो सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो मैं नदी किनारे की बात करूं तो ये नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। हाँ भाई, क्या घग्गर नदी के किनारे, ये वही घग्गर नदी जिसको अपन ने क्या कहा, मर्त नदी, नाली नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी, या फिर इसी को अपन ने क्या कहा, सरस्वती नदी कहा। ये जो नदी है ये कालका की पहाड़ी शिवालिक हिमालय से निकलती है, वहां से उद्गम होती है और गंगानगर हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती। कभी कभार जब इस नदी में उफान होता है तो ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी चली जाती है साहब। यहाँ बात कर ली हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। बात करूं भाई ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की। अब इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो खोज करने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष। अब क्या, अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज कब की थी, तो खोज की बात करूं तो लिख लो 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की क्या की, खोज की। अब 1952 ईस्वी में इस सभ्यता की क्या की, खोज की। और बात करूं इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया, हमें उत्खनन कार्य किसने किया, तो उत्खननकर्ता की बात करूं तो एक व्यक्ति है डॉक्टर हन्नारीड। अब क्या नाम है, डॉक्टर हन्नारीड। डॉक्टर हन्नारीड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल द्वारा 1952
आप लिख लेना 1954 से लेके 54-55 लिख लेना। हाँ भाई, क्या उत्खनन का जो कार्य है वो एक व्यक्ति है, डॉक्टर हनारिड है, और डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में स्वीडिश की बात करूं यानी स्वीडन की बात कर रहा हूं, स्वीडन का एक दल था, उस दल ने इसका क्या किया, उत्खनन का कार्य किया, यहाँ पर खुदाई का कार्य किया, और खुदाई में जो भी वस्तुएं मिली उन वस्तुओं को क्या किया, बाहर निकाला। खोज तो की थी अमलानंद घोष ने, कब, तो सन 1952 ईस्वी में, और 1952 के बाद बात करूं तो यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य शुरू होता है वो सन 1954 ईस्वी में, और मुख्यतः 54-55 में खुदाई का कार्य चला था। लेकिन फिर अपन कहीं पर यह भी आपको मिल सकता है भाई 1954 से लेकर 1959 तक यहाँ पर खुदाई का कार्य चला था, लेकिन मुख्य रूप से जो खुदाई का कार्य चला वो 1954-55 में चला था, और एक स्वीडिश दल के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी। तो अगली यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करूँ भाई, महत्वपूर्ण बात क्या कि इस सभ्यता के कालक्रम की बात करूँ। हाँ भाई, ये सभ्यता है कितनी पुरानी, कालक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो सभ्यता है ये 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। हाँ भाई, कब की, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व की क्या है, सभ्यता। अब इस सभ्यता की बात करूं भाई, 1000 से बात करूं, ईसा पूर्व की मैं बात करूं यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं, और ईसा मसीह के जो जन्म हुआ था, जन्म के पहले की बात करूं तो यहाँ जो टाइम काल है वो क्या चलता है, उल्टा चलता है। उल्टा ऐसे चलता है कि भाई, उल्टा क्यों चलता है, उल्टा इसलिए चलता है कि भाई मान लो कि अभी क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, मान लो 0 है, अब 0 से पहले इधर जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाऊंगा, और 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार जाऊंगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस 5 से लेके मुझे 2 तक आना है तो मैं यही तो कहूंगा भाई 5 से लेके 2 तक, यानी उल्टा चला। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ 5 से आगे जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा भाई 5 से 6 तक, यानी कि कार्य आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर, यहाँ इधर बढ़ रहा है, 0 की ओर आगे बढ़ेगा। अब यहीं पर यही बात है, इसलिए क्या चलता है भाई, उल्टा यहाँ पर कालक्रम है चलता है। अब मैं बात करूं यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए वो कौन से प्राप्त हुए। हाँ भाई, आप लिख लेना, यहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त, यानी कि यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए वे कौन से काल की सभ्यता के, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या मिले, यहाँ से अवशेष मिले। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आगे बात करूँ इसी रंगमेल सभ्यता से और कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। हाँ भाई गुरुजी, आपने कह तो दिया यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या मिले, अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ से अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं भाई। मुख्य रूप से अपने को भाई, अगर सभ्यता स्थल की खुदाई होती है तो निश्चित रूप से एक पूरी की पूरी सभ्यता की क्या होती है, खुदाई होती है, तो सारी चीजें तो आपको याद रखनी नहीं होती। जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में अपने को क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में जैसे मैं बात करूं, यह पूर्व गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन सभ्यता के समान है। यानी कि मैंने क्यों कहा भाई ये पूर्व गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन के समान है, मतलब यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो गुप्त काल से पहले जो क्रियाक्रम चलता था, जैसे वहां का राजाशाही शासन कैसा था, वहां का सामाजिक ढांचा कैसा क्या था, वहां पर कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो है वो चलती थी। ऐसी अपन बात करूं भाई, ऐसी जो क्रियाएं हैं उनका जो अध्ययन मिलता है उनके बारे में अपन ने कहा भाई, कुषाण काल में कैसी कैसी प्रक्रियाएं प्रचलित थी, गुप्त काल में कैसी कैसी प्रक्रियाएं प्रचलित थी, इन चीजों का जो अध्ययन है वो अपन बात करेंगे। यहाँ भाई ऐसे ही क्या मिले, अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन्हीं अवशेषों के कारण इस सभ्यता को अपन ने क्या कहा, पूर्व गुप्तकालीन तथा कुषाणकालीन क्या कहा है भाई, सभ्यता के समान कहा है। अगली चीज हमें कुषाणकालीन कहा है तो कुषाण काल के क्या चीजें यहाँ पर मिली है, तो मैं यहाँ बात करूँ भाई कुषाण काल की, यहाँ पर दो मुद्रा, यहाँ से कुषाण काल की क्या प्राप्त हुई है, मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो कुषाण काल के कौन कौन से राजा की तो बात करूँ, कुषाण काल के राजा है कनिष्क। हाँ भाई, कौन है, कनिष्क फर्स्ट तथा कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं प्राप्त। नंबर एक बात, यहाँ से कनिष्क फर्स्ट व कनिष्क सेकंड के काल की क्या प्राप्त हुई है, मुद्राएं प्राप्त हुई है। नंबर दो, यहाँ से बात करूं भाई पूर्व गुप्त काल की बात की, तो यहाँ से पूर्व गुप्त काल में एक राजा हुआ वासुदेव, तो वासुदेव के काल की मुद्राएं प्राप्त। हाँ, वासुदेव के काल की भी क्या हुई है, काल की यहाँ से मुद्राएं प्राप्त हुई, वासुदेव के काल की मुद्राएं प्राप्त।
नंबर 2 बात अपन ने कर ली। फिर यहाँ से एक बात करूं, यहाँ से पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब पंचमार्क मुद्राएं कौन सी होती है? पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त यानी कि पंचमार्क मुद्राएं कौन सी है? यानी कि भारत में सबसे पहले जो प्रचलित मुद्रा है, वो मुद्रा या प्रचलित जो सिक्के थे वो पंचमार्क सिक्के थे। और इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को पंचमार्क क्यों कहा गया? इन्हीं को आहत भी कहा गया। तो पंचमार्क क्यों कहा गया? क्योंकि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं था। इन सिक्कों के ऊपर क्या होती थी? 5 अलग अलग प्रकार की क्या होती है? आकृतियां अंकित होती है, जिसमें मछली की, बेल की और ये जो सिंह की ये कुछ मूर्तियां क्या थी? वही विशेष मूर्तियां थी। 5 प्रकार की मूर्तियां अंकित होने के कारण ये पंचमार्क सिक्के कहलाए। खास विशेषता यह कि इन सिक्कों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेख का उत्कीर्ण नहीं मिला है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली भाई, मुद्राएं प्राप्त हुई 3 प्रकार की। अगली बात मैं यहाँ बात करूँ भाई, यहाँ से कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैसे मैं बात करूँ भाई, यहाँ से मूर्तियों की बात करूँ तो यहाँ से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब किसकी? श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त नंबर 1। और नंबर 2 यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हमें किसकी? गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त, गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त। हमें 2 यहाँ से क्या प्राप्त हुई? मूर्तियां प्राप्त हुई। हमें श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक जो मूर्ति है वो किसकी? गुरु शिष्य की मूर्ति है। एक यहाँ से और विशेष आपको याद रखना अवशेषों में क्या, कि यहाँ से एक लकड़ी की पहिएदार क्या मिली है? गाड़ी मिली है। लकड़ी की पहिएदार गाड़ी का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ एक जो छोटा बच्चा खेलता है ना, बच्चे जो खेलते हैं वो छोटे छोटे टायर लगे होते हैं बचपन में, जो गाड़ी हर किसी ने चलाई होगी, उस गाड़ी की क्या मिले? यहाँ से अवशेष मिले। तो आप लिख सकते हो बच्चों के खेलने वाली पहिएदार गाड़ी के अवशेष, पहिएदार गाड़ी के अवशेष, गाड़ी के क्या मिले? अवशेष मिले। यहां तक तो बात ठीक है। अब 2 अवशेष और याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। नंबर 1 अवशेष की बात करूं तो यहां पर एक अवशेष मिला है। कौन सा भाई? घंटाकार मर्द भांड प्राप्त। कैसा? घंटाकार मर्द भांड प्राप्त। यानी कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और इन मिट्टी के बर्तनों की बात करूं, जो आकृति है वो घंटे के समान है। मंदिर में जो घंटा लटका होता है, घंटे के नीचे जो अपन बजाते हैं ना, उस घंटे की आकृति के यहाँ से क्या मिले? मिट्टी के बर्तन मिले। तो ये जो महत्वपूर्ण अपन अवशेषों की बात की, एक अवशेष आप और याद रख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या कि यहाँ से गंधार शैली की मरण मूर्तियां प्राप्त। यहाँ से कौन सी शैली की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो यहाँ से गंधार शैली की मरण मूर्तियां क्या हुई है? प्राप्त हुई है। यानी कि ये अपनी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? ये ऐसी सभ्यता अपने रंग महल सभ्यता। और इस रंग महल सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, इन चीजों के बारे में अपन ने जानकारी क्या कर ली है भाई? एकदम कंप्लीटली इकट्ठी कर ली है। अगली एक छोटी सी सभ्यता है सोंती सभ्यता, 2 लाइन की सभ्यता, उसका अध्ययन करके फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे, आहाड़ सभ्यता की ओर। तो तब तक अपन लगातार बने रहिए। और आप एक बार क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे की ओर क्या करते हैं? बात करते हैं। पहले आप इसमें एक चीज और याद रख लेना भाई, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो यह सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये चीज आप इसमें ऐड कर लेना। फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अगली सभ्यता एक छोटी सी सभ्यता है, सोंती सभ्यता। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सोंती सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात है जो इस सभ्यता का, जो सोंती सभ्यता है, इस उपनाम के बारे में आपको क्या याद रखना पड़ेगा। और छोटी सी सभ्यता है, कोई ज्यादा खास बात नहीं। 3 बात आपको याद रखनी, कहां से प्राप्त हुई, खोज करता या उत्खनन करता कौन है। फिर अगली जो बात आपको याद रखनी सोंती सभ्यता में, वो क्या याद रखनी कि इसका उपनाम क्या है। फिर अपन बात करते हैं एक और बड़ी सभ्यता की ओर है, जिसका नाम है आहाड़ सभ्यता। अब बात करता हूं कौन सी सभ्यता की? सोंती सभ्यता की। सोंती सभ्यता, इस सोंती सभ्यता की बात करूं तो ये सोंती सभ्यता तो कहां से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है बीकानेर से। हाँ भाई, कहां से? बीकानेर से सभ्यता प्राप्त होती है। और इस सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि भाई इसका उत्खनन करता कौन है? हाँ भाई, खनन करता, या फिर आप इसी को क्या कहना? खोज करता कहना। हाँ भाई, दोनों ही क्या एक ही व्यक्ति है, इसलिए मैंने लिखा है। बाकी उत्खनन करता और खोज करता बहुत सारी जगह अलग अलग है।
तो उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है? तो इसका नाम है अमलानंद जी घोष। हाँ भाई, क्या नाम है? अमलानंद घोष है। और इस अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी 1953 में, और 1953 में यहाँ पर क्या कर दिया था? उत्खनन का कार्य क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। इसी कारण अपन मैं यूं कहूं भाई, इस सभ्यता का खोजकर्ता और उत्खननकर्ता कौन है? दोनों ही कौन है? अमलानंद जी घोष यहाँ के क्या उत्खननकर्ता और खोजकर्ता है। और जो महत्वपूर्ण बात इस सभ्यता की है वो ये है कि इस सभ्यता का उपनाम क्या है? तो इस सभ्यता को राजस्थान में कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। अब किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम। आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा अगर सोंती सभ्यता से, तो आपसे क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाएगा कि राजस्थान में कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सा सभ्यता स्थल या पुरातात्विक स्थल क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर होना चाहिए सोंती सभ्यता, जो कि बीकानेर से प्राप्त हुआ है। इसी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगली सभ्यता अपन शुरू करते हैं, कौन सी? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता तो कहां से प्राप्त होती है? आहड़ नामक स्थान पड़ता है कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर से ये सभ्यता क्या होती है? प्राप्त होती है। और ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ अगर नदी की बात करूं तो यहाँ पर नदी पड़ती है कौन सी? आयड़ नदी। हाँ भाई, कौन सी नदी? आयड़ नदी। या फिर इसी को मैं यूं कहूं भाई, इसी नदी को किस नाम से जानते हैं? बेड़च नदी। हाँ भाई, आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता प्राप्त होती है? तो आहड़ सभ्यता प्राप्त होती है। या फिर आपसे कभी पूछ ले बनास घाटी की सभ्यता कौन सी है? तो बनास नदी भी आप यहाँ पे याद रखना। बनास घाटी नदी की सभ्यता है कौन सी? आहड़ सभ्यता। आगे पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे की ओर अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, आगे जानकारी लेते हैं। सोंती सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखना कि कालीबंगा फर्स्ट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है अपनी सोंती सभ्यता, जिसके अवशेष मिले कहां से? बीकानेर से। आहड़ सभ्यता की बात करूं, आहड़ सभ्यता जो मिली कहां से? उदयपुर से, बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे। हाँ भाई, आहड़ सभ्यता की दोबारा से अपन बात कर लेते हैं। यहीं पे भाई सीधी बात करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि भाई कहाँ से है, तो आपको पता है उदयपुर आहड़ जो नगरी है उदयपुर से प्राप्त होती है। आयड़ नदी, बेड़च नदी या फिर बनास घाटी की सभ्यता कहलाती है कौन सी? आहड़ सभ्यता। आगे बात करूं इसी आहड़ सभ्यता की। अब आहड़ सभ्यता की बात करूं तो आहड़ सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी खोज किसने की? अब इस सभ्यता की खोज के बारे में बात करूं तो इस सभ्यता की खोजकर्ता जो है वो है भाई खोजकर्ता 1953 ईस्वी की बात कर रहा हूं। कौन? अक्षय कीर्ति व्यास। हाँ भाई, कौन है? खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि आप जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए.के. व्यास के नाम से जानते हैं, ये वही ए.के. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास के नाम से जाने जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात इस सभ्यता के बारे में उत्खनन को लेकर क्या है? बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया? अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर आए। अपन बात करूं भाई, सबसे पहले तो बात करूं 1953 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया? तो 1953 में यहाँ पर अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया? हाँ भाई, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ पर जैसे ही खोज की, खोज करने के बाद यहाँ पर क्या किया? उत्खनन का कार्य किया। लेकिन फिर 1954 में एक दूसरे व्यक्ति आते हैं। और 1954 ईस्वी की बात करूं तो 1954 ईस्वी में यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य किया जाता है वो आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया जाता है। हाँ भाई, किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल, जिसको आप रतन चंद्र के नाम से जानते हैं। हाँ भाई, किस नाम से? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ पर 1954 में क्या किया? फिर से यहाँ पर आए और 1954 में क्या किया? यहाँ उत्खनन का कार्य किया। फिर यहाँ 1954 55-56 की बात करूँ, हाँ भाई 1955 की बात करूँ, 55-56 ईस्वी की बात करूँ तो यहाँ पर फिर से एक उत्खनन का कार्य करने के लिए पूना विश्वविद्यालय की टीम आती है। हाँ भाई, कौन है? पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। विद्यालय के प्रोफेसर है। प्रोफेसर है हंसमुख धीरज कुमार सांखलिया। हाँ भाई, यहाँ पर 1955-56 में किसने किया उत्खनन का कार्य? तो 1955-56 में यहाँ पर पूना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब है जिनका नाम है हंसमुख धीरज कुमार सांखलिया। और अगली बात करूं तो यहाँ पर उत्खनन है तो राजस्थान सरकार की बात करूं। अब राजस्थान सरकार द्वारा
इस सभ्यता के उत्खनन हेतु इस सभ्यता के उत्खनन हेतु इस सभ्यता के उत्खनन हेतु उत्खनन हेतु हेतु पीसी चक्रवर्ती व विजय कुमार को नियुक्त किया। वे विजय कुमार को नियुक्त किया। यानी कि इस सभ्यता के बारे में उत्खनन को लेकर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखनी है, जिसमें आपको पता है 1953 में एक के व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास की बात करते हैं। वहीं 1954 ईस्वी की बात करूं तो रतन चंद्र अग्रवाल की अपन बात करेंगे। वहीं अगर बात करूं 55-56 की तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पूना विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब है जिनका नाम है हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया जी। इन्होंने यहाँ पर उत्खनन का क्या किया था, कार्य किया था। लेकिन राजस्थान सरकार ने 2 और व्यक्तियों को यहाँ पर उत्खनन हेतु नियुक्त किया, और वो जो व्यक्ति है 2 उत्खनन के लिए जो नियुक्त हुए उनका नाम है, एक का नाम था पीसी चक्रवर्ती और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, विजय कुमार जी। यहाँ पर उत्खनन का कार्य यहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग जो उत्खनन से संबंधित जितनी बातें हैं उनको अपन क्या कहते हैं भाई पूरी हो जाती है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं इसी सभ्यता के बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई यहाँ पर है। अपन बात करेंगे अवशेष को लेकर बात करेंगे, सर्वाधिक यहाँ पर खुदाई कहाँ पर की गई, या फिर अपन बात करेंगे भाई ये जो सभ्यता है इसके उपनाम कौन कौन से है, कितना पुराना है, कौन से युग का ये क्या है भाई सभ्यता स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। इन सभी चीजों के बारे में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। हमें जो आहार जो सभ्यता है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो इस सभ्यता को धूलकोट स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है। हमें धूलकोट के नाम से क्यों जाना जाता है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई इस सभ्यता को अपन धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो ये जो धूलकोट है ये इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो खुदाई है, यानी कि मैं यूं कहूं सर्वाधिक खुदाई एक रेत के टीले पर की गई, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, धूलकोट के नाम से जाना गया। यानी कि धूल यानी मिट्टी की बात कर रहे हैं, रेत की बात कर रहे हैं, इसके दुर्ग के नाम से, इसलिए इसको क्या कहा गया भाई, धूलकोट के नाम से स्थानीय भाषा में इसको जाना जाता है। फिर मैं बात कहूं भाई ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो ये 4000 वर्ष, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। अब ये सभ्यता लगभग कितनी पुरानी, तो 4000 वर्ष पुरानी क्या है ये सभ्यता है। यानी कि इस सभ्यता, ये जो सभ्यता है कौन से युग की है, तो ये ताम्र पाषाणकालीन युग की है। अब भाई कौन से युग की, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता। यानी कि जिस काल में तांबे के या फिर पाषाण यानी कि मैं यूं कहूं पत्थर के औजार या तांबे के औजार जिस काल में प्रयोग में लिए जाते थे, उस काल को अपन किस नाम से जानते हैं, ताम्र पाषाण काल या ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। और लगभग 4000 वर्ष ये क्या है, पुरानी सभ्यता है। इसी आहाड़ का प्राचीनतम नाम क्या था, आहाड़ का प्राचीनतम नाम है, आहाड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी था। हाँ भाई क्या था, ताम्रवती नगरी था। यहां तक तो बात ठीक है। अब अपन बात करेंगे भाई इस सभ्यता के कुछ उपनाम भी है, उनके बारे में क्या करते हैं अपन बात करते हैं। पहले यहां तक क्या ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए। भाई स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो आगे की ओर अपन बात करें भाई, यहां से हड़प्पा सभ्यता से और अपन बात करें भाई आहाड़ सभ्यता की बात कर रहे हैं, सॉरी हड़प्पा सभ्यता नाम आ गया। तो अपन यहाँ आहाड़ सभ्यता में कुछ और चीजों की बात करें, जैसे इस आहाड़ के कुछ अन्य नाम हैं उनके बारे में बात करें। फिर अपन बात करते हैं भाई इस आहाड़ सभ्यता से कौन कौन से प्रमुख जो अवशेष प्राप्त हुए उनके बारे में बात करेंगे। अब भाई महत्वपूर्ण बात होती है अवशेष वाला, भाई किसी भी सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। तो अपन बात करूं मैं कुछ आहाड़ सभ्यता के अन्य नामों की ओर चर्चा करूं, अन्य नाम और कौन कौन से नामों से अपन इसको जानते हैं। तो नंबर 1 इसका अन्य नामों में अपने को जानना होता है अगाटपुर। हाँ भाई क्या एक अन्य नाम मिलता है इसका अगाटपुर, क्या नाम मिलता है अगाटपुर, और दूसरा नाम मिलता है अगाट दुर्ग। हाँ भाई क्या अगाट दुर्ग, ये जो अगाट दुर्ग जो नाम है ये गोपीनाथ शर्मा ने दिया था। हाँ भाई किसने दिया,
गोपीनाथ शर्मा ने दिया। और ये जो गोपीनाथ शर्मा है इसने क्यों दिया, क्योंकि यहां से इस सभ्यता से 11वीं सदी का, अबे क्या 11वीं सदी का एक दुर्ग मिला है, एक दुर्ग मिला, 11वीं सदी का एक दुर्ग मिला, इसलिए इस सभ्यता को किस नाम से जाना, अगाट दुर्ग की सभ्यता के नाम से जाना। वहीं इसी सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा गया। हाँ भाई क्या कहा गया, बनास संस्कृति कहा गया, बनास संस्कृति कहा गया। बनास संस्कृति कहने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर हसमुख धीरज सांखलिया। तो आप याद रख सकते हो धीरज सांखलिया, धीरज कुमार सांखलिया, धीरज कुमार सांखलिया। धीरज कुमार सांखलिया ने इस सभ्यता को बनास संस्कृति क्यों कहा, क्योंकि बनास नदी के आसपास यानी कि बनास नदी की घाटी सभ्यता होने की वजह से इस संस्कृति को किस नाम से जाना गया, इस सभ्यता को किस नाम से जाना गया, तो इस सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से जाना गया। अब यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अपन बात करते हैं भाई यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर अपन बात करते हैं अवशेष के बारे में। हाँ भाई इससे आहार सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए। अवशेषों की मैं बात करूं भाई, यहाँ पर महत्वपूर्ण अवशेष की बात करूं भाई, महत्वपूर्ण अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए। तो अवशेषों में आप नंबर 1 अवशेष याद रखना, बिना हत्थे के जल पात्र प्राप्त। हाँ भाई किसके, बिना हत्थे के जल पात्र प्राप्त, जल पात्र प्राप्त। यानी कि यहां से जो जल पात्र प्राप्त हुए, अरे पानी पीने का जैसे घर में लोटा जग नहीं होता क्या, जिसमें भाई उसमें तो क्या लगी होती, डंडी लगी होती है, और किसी में जैसे लोटा होता है उसमें होता तो जल पात्र ही है, लेकिन क्या उसमें डंडी लगी होती है क्या, हत्था लगा होता है क्या, नहीं होता ना। गिलास में हत्था लगा होता है क्या, नहीं होता ना। वैसे ही यहाँ से बिना हत्थे के क्या प्राप्त हुए, जल पात्र प्राप्त हुए। तो यानी कि बिना हत्थे के जल पात्र और कहां से प्राप्त हुए, तो ईरान की सभ्यता से प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता का जो संबंध है वो कहां से दर्शाया जाता है, ईरान की सभ्यता से इस सभ्यता का क्या दिखाया जाता है, संबंध दर्शाया जाता है, क्योंकि ईरान की सभ्यता से भी बिना हत्थे के जल पात्र क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। तो आप यहां लिख सकते हो ईरान सभ्यता से संबंध, ईरान की सभ्यता से, ईरान की सभ्यता से संबंध। यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कभी ईरान की सभ्यता से राजस्थान की कौन सी सभ्यता का संबंध दर्शाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या भाई, आहाड़े सभ्यता। अगली चीज है गोरे और कोठे। हाँ भाई नंबर 2 जो अवशेष प्राप्त हुए वो क्या हुए, गोरे व कोठे, गोरे व कोठे। अब ये गोरे व कोठे होते क्या है, अरे भाई गोरे व कोठे आपने नाम तो सुना होगा, राजस्थानी भाषा में कोठे किसको कहा जाता है, अरे जो अनाज डालने का जो अपन कह सकते हैं भाई, अनाज रखने के एक स्थान कह सकते हो, या फिर आप यूं सकते हो अनाज रखने का कोई पात्र हो सकता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसको अपन गोरे व कोठे के नाम से जानते हैं। और अपन बात करें यहाँ पर गोरे व कोठे में लिख लो भाई अनाज रखने के पात्र, क्या अनाज रखने के पात्र, अनाज रखने के पात्र। अगली बात यहाँ पर नंबर 3 जो अवशेष है, हाँ भाई क्या निम्न मर्दभांड, क्या निम्न मर्दभांड या फिर निम्न मर्दभांड। अब निम्न मर्दभांड क्या होते हैं, निम्न मर्दभांड किस कैटेगरी के मर्दभांड होते हैं, तो निम्न मर्दभांड में यूं कहूं कि अधिक काले रंग के। हाँ भाई क्या अधिक काला रंग, काला रंग तथा प्लस कर दूं कुछ लाल रंग। हाँ भाई कौन सा रंग है, कुछ लाल रंग। यानी कि अधिक तो दिखने में ज्यादा तो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ क्या मिला होता है, लाल रंग मिला होता है। ऐसे मर्दभांडों को क्या कहा गया, निम्न मर्दभांड कहा गया। और खास बात क्या कि उल्टी तपाई विधि से निर्मित। हाँ भाई क्या उल्टी तपाई विधि से, तपाई विधि से निर्मित। अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से उल्टी तपाई विधि की क्या मिले हैं, मर्दभांड मिले हैं, तो आप क्या बताओगे, आहाड़ सभ्यता से। यानी कि उल्टी तपाई विधि का मतलब होता है जैसे बर्तनों को पकाते हैं ना जब आग में, तो जैसे सीधा रख के पकाते होंगे, लेकिन यहाँ पर बर्तनों को उल्टा रख कर पकाया गया, इसलिए अपन क्या कहते हैं भाई, उल्टी तपाई विधि के यहाँ से क्या प्राप्त हुए, निम्न मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। अगला यहाँ पर क्या अपन याद रखेंगे, अगला आप याद रखना कि यहाँ से बनासियन बुल या बेल के शक से प्राप्त हुए। हाँ भाई नंबर 4 पर क्या, बनासियन बुल, बनासियन बुल या बेल, बेल के साक्ष्य प्राप्त, क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। बनासियन बुल के क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे की ओर बात करते हैं और कौन कौन से यहाँ से क्या मिले, अवशेष मिले। तो इन अवशेषों की अपन बात करें
तो भाई और यहाँ से यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई और एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए। इनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं भाई। फिर अपन आगे बात करेंगे जो आहार सभ्यता है, इस आहार सभ्यता का जो उत्खनन है वो 3 स्तरों में होता है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। पहले मैं बात करूं भाई, अगला जो अवशेष है, अवशेष नंबर 5 की बात करूं तो यहाँ से 6 यूनानी मुद्रा प्राप्त। हाँ भाई, कितनी? 6 यूनानी मुद्रा प्राप्त, 6 यूनानी मुद्रा प्राप्त। अब आप कहोगे गुरुजी ये मुद्रा यूनानी है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? आपको क्या पता कि ये मुद्रा यूनानी है? आपने देखी है क्या यूनान में कैसी मुद्रा चलती है? या फिर आपने यूनान ले जाके यूनान वासियों से पूछा था कि भाई आपके यहाँ पहली मुद्रा ऐसी चलती थी क्या? तो मुझे कैसे पता चला कि भाई मैंने तो जैसा जैसा बुकों में देखा वैसे ही पता चला। और आपको भी पता चल सकता है भाई कैसे, कि यहाँ से एक सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? सिक्का, ऐसा सिक्का प्राप्त हुआ और इस सिक्के के ऊपर नाम लिखा गया अपोलो। हाँ भाई, क्या नाम लिखा गया? अपोलो शब्द, अपोलो शब्द अंकित। अब ये जो अपोलो शब्द अंकित किया गया, ये अपोलो शब्द कौन सा भाषा का? यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द। यानी कि ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, अपोलो शब्द। अगली बात क्या कि इसी सिक्के के ऊपर एक महिला का चित्रांकन, महिला के हाथ का चित्रांकित। अब भाई क्या इस सिक्के पर है महिला के हाथ का चित्र अंकित, महिला के हाथ का क्या अंकित है? यहाँ पर चित्र अंकित किया गया है। एक और बात, इसी सिक्के पर क्या? तीर व तर्कस का अंकन। हाँ भाई, तीर व तर्कस का चित्र अंकित। यानी कि इस सिक्के की बात करूं तो इस सिक्के में क्या है? अपोलो शब्द अंकित है और यूनानी भाषा का शब्द है कौन सा? अपोलो। महिला के हाथ का चित्र भी अंकित है इसी सिक्के पर है, तो यहीं पर तीर व तर्कस का चित्र भी क्या किया गया है? अंकित किया गया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई ये जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, ये मुद्राएं कौन सी थी? यूनानी मुद्राएं थी, ऐसा अपन कह सकते हैं। अगली बात करूं भाई, यहाँ से और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो नंबर 6 साक्ष्य आप याद रखना। एक घर से, हाँ भाई क्या? एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त, 6 चूल्हे प्राप्त। यानी कि अब यूं कहूं भाई, एक ही घर से अगर 6 चूल्हे प्राप्त हुए, मान लो आपका घर है तो आपके घर में कितने चूल्हे हैं? एक चूल्हा है। अरे भाई एक ही तो चूल्हा होता है। आजकल चलो मान लो मॉडर्न जो जमाना है तो इसमें एक चूल्हा हो गया मिट्टी वाला, दूसरा हो जाता है आपका गैस सिलेंडर वाला जो चूल्हा होता है वो हो जाता है, और तीसरा आप हो सकता है भाई डिजिटल चूल्हा भी आपके घर में हो, तो 3 चूल्हे हो सकते हैं। अरे भाई ऐसा ही है, लेकिन एक ही घर से 6 चूल्हे प्राप्त होना क्या किस ओर इंगित करता है? तो ये करता है भाई इंगित संयुक्त परिवार जो प्रथा है इसकी ओर इंगित करता है। यानी कि यहाँ जो घरों में जो लोग रहते थे वो एक साथ बहुत सारे लोग रहते होंगे, और अभी 50-60 लोगों का घर होगा जिसमें एक ही साथ अलग अलग चूल्हों के ऊपर। अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे भाई गुरुजी एक चूल्हे की रोटी भाती नहीं थी क्या उनको, पचती नहीं थी क्या जो 6 चूल्हे अलग अलग बनाए? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे खाना बनाने में क्या लगता है? टाइम लगता है। अगर 50-60 घर में लोग हो ना तो खाना बनाने में टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो सारे काम एक ही चूल्हे पर कर सकते हैं क्या? तो नहीं। यानी कि 6 चूल्हे एक घर से प्राप्त हुए, इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। हाँ भाई क्या आप कह सकते हो संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। अब हो सकता है, अरे भाई जरूरी थोड़ी है, हो ऐसा भी सकता है। इतिहासकार है, इतिहासकार तो तुक्का लगाते हैं, इतिहासकारों का तो काम है तुक्का लगाना। अब जरूरी थोड़ी है भाई 6 चूल्हे मिल गए तो यहाँ संयुक्त परिवार रहते ही थे। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है वहां उस घर में कोई शादी समारोह का आयोजन हुआ होगा उसी समय, और उसी समय क्या आ गया होगा? भूकंप बाढ़ आ गया, जिससे सभ्यता क्या हो गई? वहीं के वहीं यहाँ के लोग क्या हो गए? तबाह हो गए। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन भाई हो कुछ भी सकता है, लेकिन इतिहासकारों का काम है तुक्का लगाना। इतिहासकार तो बताते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा। यानी कि एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, संभवतः यहाँ पर संयुक्त परिवार में लोग रहा करते होंगे। अब सभी घरों से प्राप्त हुए नहीं, लेकिन फिर भी एक से प्राप्त हो गए, तो बाकी ऐसा मान सकते हैं भाई बाकी चीजें ऐसी कैसी रहेगी? थोड़ी भी 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, तो 4000 वर्ष में हो सकता है साक्ष्य क्या हो गए? समाप्त हो गए। कुछ एक साक्ष्य मिले हैं, तो कुछ साक्ष्य मिले उनके आधार पर कह दिया भाई यहाँ पर क्या संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन होगा। अब अगर एक ही घर में 6 चूल्हे प्राप्त हुए तो आप कह सकते हो भाई संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। हाँ भाई आहार सभ्यता की संस्कृति कैसी थी? तो आहार सभ्यता की संस्कृति थी कैसी? ग्रामीण संस्कृति। और ये आपने किस आधार पर कहा? तो यहाँ से एक ही घर से क्या प्राप्त हुए? 6 चूल्हे प्राप्त हुए, इसलिए आपने ये कह दिया। हाँ भाई पहले स्क्रीनशॉट फिर आगे। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बात करते हैं और कौन कौन से बात करें भाई, कुछ और चीजों की बात करें,
भाई तो इसमें मैं यूं कह सकता हूं भाई अवशेषों की अपन ने कंप्लीटली बात कर ली। अब मैं यूं कहूं भाई ये जो आहार सभ्यता है, इस आहार सभ्यता की जो खुदाई है वो 3 स्तरों में होती है। कितने स्तरों में होती है? 3 स्तरों में इस आहार सभ्यता की क्या होता है? खुदाई कार्य। यूं कहूं उत्खनन कार्य कितने चरणों में? 3 चरणों में। अब वो 3 चरणों में कैसे कैसे होता है तो वो देख लो आप एक बार है। अब भाई क्या उत्खनन कार्य, उत्खनन है, उत्खनन कार्य 3 स्तरों में। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। नंबर 1 स्तर की बात करो भाई, प्रथम स्तर। अब प्रथम स्तर की खुदाई में क्या प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्तर की बात करूं तो इसमें स्फटिक पत्थर प्राप्त हुए। हाँ भाई क्या प्राप्त हुए? स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर प्राप्त। अब ये आप कहोगे गुरुजी ये स्फटिक पत्थर कौन से होते हैं? कौन से पत्थरों को स्फटिक पत्थर कहते हैं? पत्थर तो हर कहीं से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ तो स्फटिक पत्थर कौन से? यानी कि वह पत्थर जिनसे क्या बनाए जाते हो? औजार बनाए जाते हो। अरे वह पत्थर जिनसे औजार बनाए जाते हो कौन से पत्थर कहलाएंगे? स्फटिक पत्थर। तो आप लिख सकते हो औजार बनाने के पत्थर। भाई कौन से पत्थर प्राप्त हुए यहाँ से? तो औजार बनाने के पत्थर प्राप्त हुए। औजार बनाने के पत्थर प्राप्त हुए। अब नंबर 2 स्तर की बात करूं मैं, द्वितीय स्तर में क्या हुआ था? यानी कि द्वितीय स्तर की बात करूं तो द्वितीय स्तर में भी कुछ ज्यादा कोई खास बात नहीं। यहां से क्या हुआ? ताम्र उपकरण बनाने की भट्टी, ताम्र उपकरण भट्टी, उपकरण बनाने की भट्टी तथा यूं कहूं ताम्र उपकरण, यानी कि तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है और तांबे के कुछ क्या मिले? उपकरण भी मिले। यानी कि द्वितीय स्तर में यूं कह सकता हूं, पहले आधार पर तो यूं कह सकता हूं भाई ये सभ्यता है कौन सी? पाषाणकालीन। फिर मैं यूं कह सकता हूं ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। फिर अगले स्तर की बात करूं तो यहां से अगर मैं बात करूं तृतीय स्तर की, भाई कौन से स्तर की बात करूं मैं? स्तर की बात करूं तीसरे स्तर की या तृतीय स्तर की? तो तृतीय स्तर की मैं बात करूं तो तृतीय स्तर में यहां से लोहे के औजार प्राप्त। अब भाई क्या? लोहे के औजार प्राप्त। तो अब मैं यूं भी कह सकता हूं भाई ये सभ्यता कौन से कालीन की? कौन से युग की? तो ये लोहा युगीन सभ्यता भी है, ताम्र पाषाणकालीन भी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है और पाषाणकालीन की क्या है? सभ्यता। यानी कि तीनों ही काल की सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं एक ही सभ्यता आहार सभ्यता से क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। अंतिम बात इस सभ्यता के बारे में याद रखना, यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, अब प्रमुख जो व्यवसाय था वो व्यवसाय क्या था? यहाँ के लोग किस पर डिपेंड थे? तो इनका व्यवसाय था ताम्र उपकरण बनाना। हाँ भाई क्या? ताम्र उपकरण बनाना, उपकरण बनाना। यानी कि यहाँ के लोग प्रमुख रूप से कार्य क्या करते? तांबे के औजार बनाने का क्या करते थे? काम करते थे। तो ऐसा था अपना भाई आज की जो सभ्यता थी जिस पर अपन ने बात की पीलीबंगा, और अपन ने बात की रंगमहल और सोंथी की बात की, और अगली सभ्यता अपन बात की आहार सभ्यता। इसी प्रकार अपन आगे भी कुछ और जो महत्वपूर्ण राजस्थान की सभ्यता है उनमें जैसे बालाथल सभ्यता है, या फिर यूं कहूं अगली जो सभ्यता है जैसे भाई और भी बहुत सारी राजस्थान की जो भी सभ्यता है जिसमें धौली सभ्यता है, धौली मगरा सभ्यता है, आदि सभ्यताओं की अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं और बाकी अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, और मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी जाते समय कि अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे सेशन को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटा उसको प्रेस कर लेना। और अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना कदापि ना भूलें, और आपके जो भी सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे तक ज़रूर पहुँचा दें। तो आज के लिए विदा चाहता हूँ और नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।